हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम मियोसिस की डिस्कवरी, इसकी हिस्ट्री के बारे में। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन, इसकी डिस्कवरी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसे डिस्कवर और डिस्क्राइब जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग के द्वारा किया गया था। इन्होंने 1876 में सी अर्चिन के जो एग्स हैं इस पर अपनी स्टडी की थी। इसके बाद में 1876 के बाद में 1883 में इसे वापस डिस्क्राइब किया गया क्रोमोसोम्स लेवल पर। बेल्जियन जो जूलॉजिस्ट हुए E.V. बेंडन, इन्होंने इसे डिस्कवर किया। एस्केरिस या हम कहें जो राउंड वर्म्स होते हैं, इनके एग्स में इसे डिस्कवर किया। 1911 के अंदर अमेरिकन जेनेटिस्ट हुए T.H. मॉर्गन, इन्होंने जो मियोसिस प्रोसेस है उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर डिटेक्ट किया, जो कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था वह फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलिनगेस्टर के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। जो मियोसिस टर्म है वह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जो मियोसिस शब्द है वह एक ग्रीक शब्द से लिया गया है और इसे सबसे पहले J.V. फार्मर और मोरेन ने 1905 में इंट्रोड्यूस किया, डिराइव किया इस वर्ड को। मियोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो जो अर्धसूत्री विभाजन है, यह विभाजन लैंगिक रूप से जनन करने वाले सभी सजीवों में डिप्लॉयड जर्म सेल्स में हमें देखने को मिलता है। इस विभाजन के फलस्वरूप सेक्स सेल्स या हम कहें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और एक जो सजीव हैं उनमें एक स्पेसिफिक टाइम पर यह डिवीजन हमें देखने को मिलता है। इस डिवीजन के फलस्वरूप एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स डेवलप होती हैं, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट के कंपैरिजन में हाफ होता है। मियोसिस में क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन केवल एक बार देखने को मिलता है, जबकि जो डिवीज़न है वह हमें 2 बार इनमें देखने को मिलता है। यह जो डिवीज़न होता है यह हेटेरोटिपिक डिवीज़न भी इसे हम कहते हैं। इसमें प्रथम जो डिवीज़न होता है जिसे मियोसिस फर्स्ट कहते हैं, ये हेटेरोटिपिक होता है। वहीं जो सेकंड डिवीज़न होता है वह होमोटिपिक डिवीज़न, समविभाजन हमें देखने को मिलता है। अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर के द्वारा 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य जीन एक्सचेंज होता है, जिसके कारण 4 डॉटर सेल्स जीन संरचना की दृष्टि से हमें भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। यहाँ पे फ्लो चार्ट आपके सामने मियोसिस का दिया गया है। मियोसिस की जो प्रोसेस है उसे हम डिफरेंट प्रावस्थाओं में और उप प्रावस्थाओं में विभक्त करते हैं। यहाँ पे मियोसिस की 2 प्रावस्थाएं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड हम देखेंगे। मियोसिस फर्स्ट जो कि एक हेटेरोटिपिक या हम कहें रिडक्शन डिवीजन होता है, इसमें 2 उप प्रावस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, केंद्रक विभाजन प्रावस्था और कोशिका द्रव्य विभाजन प्रावस्था। केंद्र के विभाजन प्रावस्था में सबसे पहले हमें अंतरावस्था इंटरफेज या हम कहें प्रीमियोटिक इंटरफेज देखने को मिलती है। इस फेज के दौरान M1 जो फेज है उसके दौरान होने वाले मियोसिस के लिए जितनी भी जो प्रिपरेशंस होती हैं वे इंटरफेज के अंदर कंप्लीट होती हैं। सेकेंड डिवीजन होता है कोशिका द्रव्य विभाजन मियोसिस फर्स्ट के अंतर्गत। इसे हम जो 4 इसकी स्टेज है इनमें पढ़ते हैं प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। यहाँ पे जो प्रोफेज अवस्था है मियोसिस फर्स्ट की, जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है, ये है सर्वाधिक लंबी अवस्था होती है, जो कि कई घंटों से लेकर के कई वर्षों तक हमें देखने को मिलती है। इस प्रावस्था में मुख्यतः हमें जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर पेयरिंग, जो गुणसूत्रों का युगलन, गुणसूत्रों का संघनन, कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर, गुणसूत्रीय गति, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा, इस तरह की परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। और इन परिघटनाओं के आधार पर हम प्रोफेज फर्स्ट को 5 उप प्रावस्थाओं में बांटते हैं। ये उप प्रावस्थाएं हैं लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इन प्रावस्थाओं को डिटेल में हम स्टडी करेंगे। सेकेंड जो प्रावस्था है मियोसिस की वह है मियोसिस
सेकंड, मियोसिस सेकंड के अंदर भी हमें दोनों तरह के डिवीजन देखने को मिलते हैं। पहला कैरियोकाइनेसिस, केंद्रकीय विभाजन, और दूसरा कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रकीय विभाजन के अंतर्गत पहली इंटरकाइनेसिस होता है। बाद में हमें जो M2 प्रावस्था है, जिसे हम समरूपी विभाजन या होम्योटिपिक डिवीजन भी कहते हैं, यह देखने को मिलता है। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन को हम 4 प्रावस्थाओं में विभाजित करते हैं: प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। अब हम जो प्रावस्थाएं हैं इनको एक एक करके डिटेल में हम देखते जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट में जो केंद्र की विभाजन के अंतर्गत जो पहली प्रावस्था है, इंटरफेज, इसे हम देखते हैं। जैसे कि पहले हम बात कर चुके हैं, इसे प्री मियोटिक इंटरफेज भी कहते हैं। इस फेज के अंतर्गत डीएनए का रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है। इंटरफेज में 2 प्रावस्थाएं, जीवन प्रावस्था और एस प्रावस्था, हमें देखने को मिलती है। कभी कभी हमें 3 प्रावस्थाएं, जीवन, एस और एस फेज के साथ में G2 फेज भी हमें देखने को मिलता है। जीवन प्रावस्था के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स और आरएनए का सिंथेसिस होता है, जो कि नेक्स्ट जो फेज है एस फेज, इसके लिए नेसेसरी होते हैं। सेकेंड फेज है एस फेज या हम कहें सिंथेटिक फेज। इस प्रावस्था के दौरान डीएनए का सिंथेसिस या हम कहें रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन देखने को हमें मिलता है। थर्ड जो फेज है जिसे हम G2 प्रावस्था कहते हैं, जो कि कुछ सेल्स में हमें देखने को मिलता है, यह मियोसिस फर्स्ट के अंतरावस्था में मेनली एब्सेंट होता है, लेकिन अगर कहीं किसी सेल्स में मिलता भी है तो बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत कम संक्षिप्त अवधि का हमें यह देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं M1 प्रावस्था के बारे में। M1 प्रावस्था एस प्रावस्था के पूर्ण होने पर न्यूक्लियस में स्टार्ट होती है और इस प्रावस्था की पहली जो प्रावस्था है वह है प्रोफेज फर्स्ट, जो कि सर्वाधिक लंबी होती है। इस प्रावस्था को हम 4 उप प्रावस्थाओं में बांट सकते हैं। पहली उप प्रावस्था है लैप्टोटीन। लैप्टोटीन जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है, लैप्टो मीनिंग होता है पतला या लंबा, वही टीन का मतलब होता है सूत्र। तो लैप्टोटीन को के अंदर हमें पतले सूत्र देखने को मिलते हैं। जो क्रोमोसोम्स है वह कैसा रहता है, थिन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे केंद्रक के आयतन में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होती है। इस स्टेज में केंद्रक में स्थित क्रोमेटिन जालिका का निर्जलीकरण और संघनन हो जाता है, जिसके कारण जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पतले हमें देखने को मिलते हैं। क्रोमोसोम्स के कंडेंसेशन के लिए आवश्यक प्रोटीन्स का सिंथेसिस इस स्टेज में होता है। साथ ही साथ क्रोमोसोम्स लंबाई में एकल तथा इन पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित अनेक गहरे बिंदु या कुंडलन हमें दिखाई देते हैं। इन बिंदु या कुंडलन को हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र अनियमित रूप से बिखरे हुए अथवा एक बिंदु पर उलझे हुए रहते हैं। इन बिंदुओं को हम आपुंज गांठ कहते हैं। इस स्टेज में जो न्यूक्लियस होता है वह स्पष्ट और बड़ा हो जाता है। इसका जो साइज है वह आरएनए और प्रोटीन के सिंथेसिस से रिलेटेड रहता है। लैप्टोटीन स्टेज के बाद में सेकंड जो उप प्रावस्था है प्रोफेज फर्स्ट की, वह है जाइगोटीन प्रावस्था या हम कहें युग्म सूत्रावस्था। इस प्रावस्था में जो क्रोमोसोम्स हैं इनमें परस्पर युगलन हमें देखने को मिलता है। सिनेप्सिस हमें यहाँ पे देखने को, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे फॉर्म होते हैं। इस उप अवस्था में संघनन कंडेंसेशन द्वारा क्रोमोसोम्स और भी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं और कणिकीय एवं स्पष्ट हो जाते हैं। इस प्रावस्था में डीएनए की कुछ मात्रा लगभग 0.3% जो कि एस प्रावस्था में नहीं बन पाती है, वह यहाँ पे बनती है। इस प्रावस्था में बने हुए डीएनए को हम जैल डीएनए कहते हैं या जाइगोटीन डीएनए कहते हैं। विशिष्ट केंद्रकीय प्रोटीनों का संश्लेषण होता है
और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होता है। समजात गुणसूत्र में परस्पर आकर्षण उत्पन्न होता है, जिससे ये गति करते हुए एक दूसरे के समीप आकर लंबाई में पेयर्ड हो जाते हैं। जिससे सिनेप्सिस का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सिनेप्सिस के पूर्ण हो जाने पर क्रोमोसोम्स बाइवेलेंट हो जाते हैं। युगली यहाँ पे देखने को मिलती है। युगली जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें 2 क्रोमोनिमेटा होते हैं। जो युग्म सूत्रावस्था है, जाइगोटीन जो स्टेज है, इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर प्रारंभिक जो नंबर था उससे आधा दिखाई देता है। युगलित दोनों गुणसूत्रों के जो मैट्रिक्स है वह संयुक्त होकर के स्पष्ट और एक बन जाता है। और जो केंद्रिक होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं, ये अधिक बड़े यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज है पैकेटीन स्टेज या स्थूल सूत्रावस्था। यह उपरावस्था काफ़ी लंबी अवधि की होती है। इसका प्रारंभ सिनेप्सिस के पूर्ण होने पर होता है। जो पैकेटीन प्रावस्था है वह सिनेप्सिस जब कंप्लीट हो जाता है जाइगोटीन अवस्था में, तो उसके बाद में स्टार्ट हो जाती है। इस प्रावस्था में जो युगली है उसके जो बाइवेलेंट है, इसके युग्मित क्रोमोसोम्स में और ज़्यादा हमें कंडेंसेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण क्रोमोसोम्स काफ़ी मोटे और लंबाई में छोटे और स्पष्ट हमें देखने को मिलते हैं। युगली के जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं ये लंबाई में स्प्लिट होकर के 2 क्रोमेटिड्स में विभक्त हो जाते हैं। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है वह 2 क्रोमेटिड्स के अंदर स्प्लिट हो गया है, जिससे जो बाइवेलेंट था, जो युगली थी, वह अब टेट्राड फॉर्म कर लेती है। बाइवेलेंट के क्रोमेटिड्स में हमें रिलेशनल कोइलिंग यहाँ पे डेवलप होते हुए देख सकते हैं हम। रिलेशनल जो कोइलिंग होती है, इसके फलस्वरूप एक टेट्राड की आमने सामने की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है वह कई बिंदुओं पर टूट जाती है, जिससे इनके कई टुकड़े हो जाते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में इन खंडों का आदान प्रदान होता है तथा एक क्रोमेटिड का खंड दूसरी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से और दूसरी जो क्रोमेटिड है उसका खंड प्रथम क्रोमेटिड से जुड़ जाता है। डायग्राम के अंदर जो क्रोमेटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, इनके अंदर होने वाले इस रिलेशनल कोइलिंग को आप डायग्राम के अंदर जो डीएनए एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है उसको आप देख सकते हैं। डिफरेंट कलर्स से यहाँ पे शो किया गया है एक्सचेंज को। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होने वाले डीएनए खंडों के इस आदान प्रदान को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस अवस्था में जो न्यूक्लियोलस होता है वह सुस्पष्ट और बड़ा हो जाता है। सूक्ष्म मात्रा में यहाँ डीएनए का सिंथेसिस भी होता है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उन्हीं के बीच में हमें देखने को मिलता है। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट स्टेज जो पैकेटीन के बाद में आती है वह है डिप्लोटीन या द्विसूत्रा अवस्था। द्विसूत्रा अवस्था में समजात गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होने लगते हैं। यह पृथक्करण सेंट्रोमियर से प्रारंभ होता है तथा गुणसूत्र के दोनों सिरों की ओर बढ़ता है। यहाँ पे जो डिप्लोटीन स्टेज है इसमें क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वे एक दूसरे से अलग अलग होने लगते हैं और जो अलग होने का जो प्रोसेस है वह सेंट्रोमियर से स्टार्ट होता है और जो एकदम एंडिंग पोर्शंस हैं क्रोमोसोम्स के वहाँ तक यह बढ़ता हुआ चला जाता है। इस पृथक्करण को हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। टर्मिनलाइजेशन से युगली की दोहरी प्रकृति जो होती है वह स्पष्ट हो जाती है। इसी कारण इस स्टेज को हम डिप्लोटीन स्टेज कहते हैं। टर्मिनलाइजेशन द्वारा दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं, लेकिन पूरी लंबाई में एक या अधिक बिंदुओं पर ये अभी भी जुड़े हुए रहते हैं। इन बिंदुओं को जहाँ पे ये क्रोमोसोम्स जुड़े हुए रहते हैं, इन बिंदुओं को हम काइज़मेटा या हम कहें काइज़मा इन्हें कहते हैं। काइज़मेटा वास्तव में वे बिंदु होते हैं जहाँ पर पैकेटीन के दौरान
जीन एक्सचेंज की क्रिया संपन्न हुई होती है। जो बिंदु, जो काइज़्मा है जहाँ पे क्रोमोसोम्स अभी भी अटैच हैं, ये वे पॉइंट हैं जहाँ पे जीन एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वह कंप्लीट हुआ है। जैसे जैसे टर्मिनलाइजेशन का प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे काइज़मेटा क्रोमोसोम्स के सिरों की ओर फिसलते हुए जाते हैं और अंत में पूर्णतः बाहर फिसल जाते हैं। इससे दोनों समजात क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पूरी तरह पृथक हो जाते हैं। इससे दोनों समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से पूरी तरह, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वे एक दूसरे से पूरी तरह, जैसे जैसे सिनेप्सिस एंड होता है तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। डिप्लोटीन के एंडिंग में न्यूक्लियोलस और जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वह काफ़ी क्षीण और अस्पष्ट यहाँ पे इस स्टेज पे हो जाती है। काइज़मेटा का जो नंबर होता है वह होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो लेंथ है, क्रोमोसोम की जो लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सामान्यतः यह देखने को मिलता है कि एक जो बाइवेलेंट होता है उसमें इनकी संख्या 4 से अधिक देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कुछ स्पीसीज में अधिकतम 14 हमें काइज़मेटा की उपस्थिति देखने को मिली है। अब जो नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन के बाद में वह होती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम्स का संकुचन, जो कंडेंसेशन होता है वह जारी रहता है। टर्मिनलाइजेशन तथा कंडेंसेशन के फलस्वरूप होमोलोगस जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स है ये राउंड हो जाते हैं तथा एसिटोकार्मिन से गहरे अभिरंजित होने वाली संरचना बना लेते हैं तथा ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस में बिखर जाते हैं। डाइकाइनेसिस, देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है कि डिप्लोटीन के दौरान भी कंडेंसेशन हो रहा है, डाइकाइनेसिस के दौरान भी कंडेंसेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो टर्मिनलाइजेशन और कंडेंसेशन के फलस्वरूप जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम्स हैं, ये राउंड शेप के हो जाते हैं, जो कि आसानी से एसिटोकार्मिन से डाई किया जा सकता है, इनको हम देख सकते हैं, और न्यूक्लियस में ये बिखर जाते हैं। युगली क्रोमोसोम्स कोशिका की परिधि की तरफ गमन करते हैं। जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं ये क्या होंगे, सेल की जो पेरिफेरी है उसकी तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तथा इनमें अधिकतर टर्मिनल जो काइज़मेटा होते हैं वे पाए जाते हैं। लंबे क्रोमोसोम्स में हमें इंटरस्टिशियल काइज़मेटा भी देखने को मिलता है। मोस्टली तो क्या होता है, टर्मिनल काइज़मेटा ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर क्रोमोसोम्स की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो उस परिस्थिति में हमें यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल काइज़मेटा है वो भी देखने को मिलते हैं। जो न्यूक्लियोलस है वह क्रोमोसोम्स में वो क्या होता है, इस स्टेज पे जाकर के डिसअपियर हो जाता है। हालांकि इसका जो कणिकीय भाग होता है वह अभी भी उपस्थित रहता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी यहाँ पे विघटित हो जाती है। जो ये स्टेज है इस पर जाकर के जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वह डिसॉल्व होना क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने मियोसिस जो प्रोसेस है उसकी मियोसिस फर्स्ट प्रावस्था के अंतर्गत केंद्र की विभाजन जो होता है उसमें हमने प्रोफेज स्टेज की जो उप प्रावस्थाएं हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इसको स्टडी किया है। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम M1 प्रावस्था की जो बाकी प्रावस्थाएं हैं वे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।